हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो जेट की प्रिपरेशन की बेहतर तैयारी के लिए हमने शुरू कर दी है पीवाईक्यू सीरीज और 2023 का पेपर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज के लेक्चर में अपन सॉल्व करने वाले हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर। चलिए, तो पेपर आपके सामने है। शुरुआत करते हैं अपन जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट 2022। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन इसका कैसा है। चलिए, अगर आपने देखो पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो भी देख लो। 2023 का अपलोड कर दिया है मैंने और यहां पर आपके लिए 2022 का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, आपको भी पता चलेगा कि किस हिसाब से प्रश्न बन रहे हैं और कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से ये कौन सा खनिज अम्लीय परिस्थितियों में उपलब्ध नहीं है, तो इसका आंसर है आपका मोलिब्डेनम। ठीक है, सेकंड देखो, ये रिपीट क्वेश्चन है, 2023 में भी कल हमने इसकी बात करी थी। चूने को पानी में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। चूने का मतलब क्या है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है ना, इसको बिना बुझा चूना भी आप कह सकते हो। इसमें जब मैं पानी डालूंगा तो ये क्या बनाएगा, बुझा हुआ चूना बनाएगा, CaOH का होल्टवाइज, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है, पानी अपने आप खदकने लग जाता है। तो ये कैसा है भाई, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, एक्सोथर्मिक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पौधा जो है भाई वो पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर पाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। गैसीय मिश्रण में वजन के अनुसार मास दे रखा है, मास का रेशो कितना दे रखा है, 1:4। वजन के अनुसार 1:4 के अनुपात में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। कौन सी गैस दे रखी है भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे रखी हैं। ठीक है, और इसलिए उनके अणुओं की संख्या का अनुपात है। ठीक है, तो अणुओं की संख्या का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करवा देता हूँ। एक जगह मैं लिख लेता हूँ भाई O2 और एक जगह मैं लिख लेता हूँ आपका N2। ठीक है, इनके बीच की ही पूछ रहा है। अब अणुओं की संख्या का आपको याद हो तो संख्या का फॉर्मूला होता है मोल इंटू Na। क्या होता है भाई संख्या का फॉर्मूला, मोल इंटू Na। Na क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या। अब Na तो दोनों जगह है तो Na से Na को काट दूं, मैं मोल का रेशो निकाल लेता हूं। और मोल आप सबको पता है, मोल क्या होता है, भार बटा अणुभार। मोल क्या होता है भाई, भार बटा अणुभार। इधर भी क्या रख दो, भार बटा अणुभार। अब भार का रेशो क्या दे रखा है, ऑक्सीजन के लिए तो 1 है और नाइट्रोजन के लिए 4 है, तो ऑक्सीजन के लिए मैं 1 रख देता हूँ। और ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 1 का होता है 16, और O2 गैस है तो 16 कितने हो जाएंगे, 32। इसी तरीके से नाइट्रोजन का वजन कितना दे रखा है, 4, और नाइट्रोजन N2 होता है, 1 का वजन 14 होगा तो 14 दूना 2 का वजन कितना हो जाएगा भाई, 28। ठीक है, अब 14 से 28 को काटूं तो कितनी बार हुआ, 7 बार। तो देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ कितना बचा आपका, 1/7 बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 इधर चला जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7:32। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। भार बटा अणुभार करके आपको भार का रेशो दे ही रखा है, अणुभार आपको याद होना चाहिए 1 से 30 तक। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, ऑक्सीजन गैस 32 हो जाएगा। एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, 2 का कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, मैं इसको आप लिख लेना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 30 मिनट में 30% पूर्ण होती है। ठीक है, 30 मिनट में कितनी प्रतिशत पूर्ण हो रही है, 30%। और पूछ क्या रहा है, इसका हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है, अर्धायुकाल पूछ रहा है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम अर्धायुकाल पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, मैं लिखता हूँ, K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग A0/80। यहाँ आपको साफ नहीं दिख रहा, एक सेकंड, मैं इसको कहीं दूसरी जगह लिखता हूँ। देखो यहाँ लिखते हैं अपन, देखो K बराबर 2.303 अपॉन T लॉग, ऊपर होता है A0, नीचे होता है 80। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है आपको,
30 मिनट, तो मैं नीचे 30 रख देता हूँ। अब अगर ये सेकंड बोलता तो मैं मिनट को सेकंड में चेंज कर लेता, ठीक है। लॉग प्रारंभिक सांद्रता हम क्या मानते हैं 100, और 30% अभिक्रिया पूरी हो गई, तो AT का मतलब क्या है, T समय पश्चात बची सांद्रता। अब 30% पूरी हो गई तो बचेगी कितनी, 70% ही तो बचेगी, तो ऊपर 100 और नीचे क्या रख दोगे आप 70, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, लॉग 10/7 हो गया। और 10/7 का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग m अपॉन n को क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। अब ये देखो लॉग का मान आपको याद होना चाहिए, लॉग का मान याद नहीं है तो चक्कर पड़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी लॉग की वैल्यू नहीं दे रखी। और मैं पढ़ाते समय हमेशा बच्चों को बोलता हूं लॉग से 1 से 10 तक की वैल्यू आपको याद रखनी है, एग्जाम में कई बार वैल्यू नहीं देता, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने, देख लो इस क्वेश्चन में कहीं आपको लॉग की वैल्यू नहीं दी। तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, और लॉग 7 की वैल्यू कितनी होती है 8450। यहाँ से जब आप इसको घटा दोगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 0.155, ठीक है। ये आपका किसका मान बचा है, लॉग का बचा है। आगे क्या दे रखा है भाई, इसमें आगे क्या दे रखा है आप सबको पता है, इधर दे रखा है 2.303 और नीचे दे रखा है 30। इसको मैं निकाल लूंगा तो किसका मान मिलेगा मुझे, के का मान मिलेगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो के का मान जो आएगा वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, के का मान आएगा आपके लिए 0.0118। आप करके देख लेना, मैंने ये करके देख रखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। के का मान आ गया, लेकिन हमसे के तो पूछा ही नहीं है, हमसे तो हाफ लाइफ टाइम पूछा है, तो अब हमें हाफ लाइफ टाइम का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि के लिए, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ बराबर, एक सेकेंड, फॉर्मूला होता है आपका टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो 0.693 में मैं किसका भाग दे दूंगा, के का, और के कितना है 0.0118, और जब आप भाग दोगे तो टी हाफ आपका निकल के आएगा लगभग 58.7 के आसपास। अब 58.7 तो मेरे को ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो भाई मेरे को क्या दे रखा है 58.2, तो मेरा करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है, ध्यान रखोगे इसको, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो इतना बढ़िया ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो वही कर पाएगा ना भाई जिसने कॉन्सेप्ट अच्छे से याद किया होगा, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे लेवल के आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, प्रथम कोटि का समाकलित वेग समीकरण से आपको के का मान निकालना था, रेट कांस्टेंट का मान निकालना था, और फिर हाफ लाइफ टाइम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हाफ लाइफ टाइम के फॉर्मूले में के का मान रख दोगे और टी हाफ आप निकाल लोगे, जो आएगा आपका 58.7 मिनट के आसपास। तो करेक्ट ऑप्शन अपना तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको लिख सकते हो। मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, चलो। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो भाई, दे रखा है निकिल को परिष्कृत करने के लिए मॉन्ड प्रोसेस में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखो दो प्रोसेस होते हैं, एक तो मॉन्ड प्रोसेस होता है और एक वॉन आर्केल प्रोसेस होता है। मॉन्ड प्रोसेस में याद रहे निकिल और हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं निकिल टेट्रा कार्बोनिल, फिर इसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो निकिल अलग हो जाता है और कार्बोनाइल लिगेंड अलग हो जाता है। यहाँ पे जो निकिल मिलता है वो शुद्ध अवस्था में मिलता है, शुरुआत में जो निकिल होता है वो अशुद्ध अवस्था में होता है। ये तो है आपकी कहानी मॉन्ड प्रोसेस की, ठीक है। कौन से प्रोसेस की, मॉन्ड प्रोसेस की। एक और है वॉन आर्केल प्रोसेस। अब ये आपसे पूछ ले वॉन आर्केल प्रोसेस में किन धातुओं का शोधन करते हैं, तो याद रहे जिरकोनियम और टाइटेनियम का शोधन करते हैं। वॉन आर्केल प्रोसेस में किसका शोधन करते हैं, जिरकोनियम और टाइटेनियम का। किसकी सहायता से, ये पूछ ले कि किसकी सहायता से करते हैं, तो याद रहे आयोडीन की सहायता से करते हैं, ठीक है। एक एडिशनल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। एक रिएक्शन दे रखी है, केमिकल रिएक्शन आपको। एक तो आपको दे रखा है सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, और आपको दे रखा है एक 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और बना क्या रहा है, ईथर। अब ईथर बना रहा है तो ईथर का तो एक ही रिएक्शन है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। तो करेक्ट ऑप्शन तो ये आपका तीसरा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर से, ठीक है। इसमें चलो एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ। विलियमसन ईथर संश्लेषण में ईथर तभी बनता है जब हैलाइड आपका कौन सा दे रखा हो, 1 डिग्री,
ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये C2H5ONa प्लस दे दिया आपको BrC2H5, ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है, तो यहाँ से NaBr निकल जाएगा और डाई एथिल ईथर आपका बन जाएगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ये हैलाइड आपको 1 डिग्री ना मिलके कौन सा मिल जाए, टर्शरी। जैसे ये मैंने ले लिया टर्शरी हैलाइड, ठीक है, और यहाँ मैं ले लेता हूँ CH3ONa, तो क्या अब ईथर मिलेगा? आंसर है नहीं। अब क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। देखो BrNa को पकड़ के NaBr अलग हो जाएगा, एक तो आपका क्या अलग हो जाएगा, NaBr, ठीक है। यहाँ से एक H निकलेगी, इस CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूँ CH2H, ये H इस CH3O के साथ मिलकर एक क्या बना देगा, एल्कोहल, CH3OH। अब बचा क्या, ये समूह बचा, और वैलेंसी पूरा करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। तो कौन सी एल्कीन बन जाएगी भाई, ये एल्कीन बन जाएगी CH3CCH3, और इधर डबल बॉन्ड लगा के क्या लगाना पड़ेगा, CH2। तो याद रहे, जब 1 डिग्री हैलाइड है तभी ईथर बनेगा, अगर टर्सरी हैलाइड आ जाए तो समझ लेना एल्कीन बनेगा, ईथर नहीं बनेगा, ठीक है। एडिशनल बात मैंने आपको बता दी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। देखो परमाणुकता किसे कहते हैं, एक अणु में जितने परमाणु है ना उसे ही परमाणुकता कहते हैं। अब आपको ध्यान हो तो फास्फोरस होता है P4, तो फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। आपसे सल्फर पूछ ले, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, तो आप बता दोगे 8। पूछ ले ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है, जनरली O2 होता है। नाइट्रोजन की कितनी होती है, N2, 2 परमाणुकता होती है, ठीक है। फास्फोरस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, मैं आपको बता देता हूँ। ये फास्फोरस की स्ट्रक्चर है, 4 परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं। सल्फर की आपको पता ही है, क्राउन शेप होती है ना। सल्फर की कैसी होती है भाई, क्राउन शेप होती है, जैसे ताज पहन रखा हो, है ना, कुछ इस तरीके से, एक इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होती है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ये होती है सल्फर की, क्राउन शेप होती है, ठीक है। तो सल्फर की पूछ सकता है, क्योंकि फास्फोरस की पूछ ली है, तो याद रखना सल्फर की पूछ ले तो 8, और आपकी अगर फास्फोरस की वापस से पूछ ले तो कितनी हो जाएगी, 4, ठीक। चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, तो फास्फोरस की 4, ये हो गया विलियमसन ईथर संश्लेषण। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, फिजिकल केमिस्ट्री की जो यूनिट हैं, 3-4 यूनिट हैं, उसके लेक्चर मैंने अपलोड कर रखे हैं, आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या ऊपर कहीं आई बटन वगैरह मिले उसमें भी आपको मिल जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो चैनल पर जाकर, जेट केमिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट है, आपको फिजिकल केमिस्ट्री की 4 यूनिट अपलोडेड है, और वो एज इट इज़ आपके सिलेबस में। ये मत सोचना कि सर वो तो 2021 की अपलोडेड है, 22 की अपलोडेड है। अरे भाई ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, हम भी आज 10 साल पुरानी किताबों से आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ज्ञान कोई पुराना नहीं होता, वीडियो नई पुरानी कुछ नहीं होती, नॉलेज होती है। तो आप अगर चाहते हो सीखना तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक बात आप सुन लो, संघनन पॉलीमराइजेशन में क्या होने चाहिए, डिफरेंट आपके फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, अलग अलग क्रियात्मक समूह होने चाहिए, और अलग अलग क्रियात्मक समूह होंगे और वो आपस में जुड़ेंगे तो ही इसे हम संघनन बहुलीकरण कहेंगे। और अलग अलग क्रियात्मक समूह किस में होते हैं, नायलॉन 66 में, ठीक है। नायलॉन 66 में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन, और एक होता है आपका एडिपिक अम्ल, ये दोनों मिलकर आपके क्या बनाते हैं, नायलॉन 66, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला, SCN में कार्बोनिल यौगिकों का जुड़ना किसका उदाहरण है, ठीक है। SCN में कार्बोनिल यौगिकों का जुड़ना, इस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं आपके सामने, देखो कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, किसको जोड़ना है मेरे को, SCN को, हाइड्रोजन साइनाइड। मुझे पता है भाई हाइड्रोजन तो क्या होता है प्लस, और CN क्या होगा माइनस। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन पर क्या आने वाला है, नेगेटिव, और कार्बन पर क्या आने वाला है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आप सबको पता है आपको करना क्या है भाई, प्लस माइनस को ऐड करना है। करना क्या है आपको, प्लस माइनस को आपको ऐड करना है, तो बस प्लस माइनस को ऐड करेंगे। पहले क्या होता है यहाँ पर, पहले कौन अटैक करने के लिए जाता है, तो पहले मैं आपको बता दूं अटैक करने के लिए कौन जाता है, न्यूक्लियोफाइल जाता है, ठीक है। तो पहले न्यूक्लियोफाइल तो जुड़ जाएगा आपका कार्बन पे, और H प्लस कहाँ जुड़ जाएगा, H प्लस जुड़ जाएगा O माइनस पे, तो बनेगा क्या, इस तरीके से O पर तो जुड़ जाएगा H, और कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा, CN, और इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, इसको क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, ठीक है।
तो यहाँ पर चीज़ें जुड़ रही हैं, कुछ निकल नहीं रहा। तो पहली बात तो ये अभिक्रिया कौन सी है, योगात्मक। ठीक है, पहले कौन जुड़ा, माइनस वाला, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल। तो कौन सा एडिशन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर पहले माइनस वाला ही क्यों जुड़ा, पहले प्लस वाला क्यों नहीं जुड़ा। तो देखो मैं आपको बता दूं, जब कार्बन पर प्लस आता है ना तो कार्बन का अष्टक हो जाता है अपूर्ण। तो कार्बन सबसे पहले स्टेबल होना चाहता है, और कार्बन स्टेबल कब होगा, जब कोई इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके इसका अष्टक पूरा कर दे। और नाभिक स्नेही आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे, कार्बन को, और कार्बन का अष्टक पूरा कर देंगे। तो पहले कार्बन रिएक्ट होना चाहेगा, इसलिए मैं कहूँगा कि पहले कार्बन पर प्लस है तो इस पर माइनस वाला अटैक करेगा, इसलिए कौन सा एडिशन दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिखाएगा। बात आ गई आपको समझ में। एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के प्रश्न खूब सारे आपसे पूछे जाते हैं। देखो बताता हूं मैं आपको, अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई योगात्मक अभिक्रिया कहाँ होगी, तो ध्यान रखना योगात्मक अभिक्रिया के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपसे बोले, एक बोले आपसे, ये तो पहचान किसकी है, योगात्मक की। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रतिस्थापन में क्या होगा, अदला बदली। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, अदला बदली, यानी 2 अलग अलग रिएक्टेंट होंगे, इसमें से कुछ पार्ट इधर जा रहा होगा, इसमें से कुछ पार्ट इधर आ रहा होगा। ऐसी रिएक्शन है तो वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। एक और अभिक्रिया होती है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया की पहचान सुन लो, रिएक्टेंट में से 2 एटम निकल जाएं प्लस एक नया क्या बन जाए, पाई बॉन्ड, एक नया क्या बन जाए, पाई बॉन्ड। अगर ये पहचान मिल जाए तो समझ जाओ आप कौन सी अभिक्रिया है वो, एलिमिनेशन रिएक्शन है, विलोपन अभिक्रिया है। 2 तो एटम निकलेंगे और प्रोडक्ट में एक नया क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। ऐसी कोई रिएक्शन है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, विलोपन अभिक्रिया होगी। ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए, योगात्मक अभिक्रिया की क्या पहचान बताई मैंने, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। प्रतिस्थापन अदला बदली होगी, 2 रिएक्टेंट होंगे, एक में से कुछ निकलेगा, दूसरे में से कुछ निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, तो भाई ये तो अभिक्रिया हो गई आपकी योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक। तो देखो नाभिक स्नेही नहीं लिखा, अगले ने क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक जोड़, तो यही है आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन फिर से न्यूमेरिकल। भाई न्यूमेरिकल की बौछार है 2022 वाले क्वेश्चन में, तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की न्यूमेरिकल की तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री है, थोड़ी बहुत मैथ आपको आनी चाहिए। ठीक है, और 10वीं तक पढ़ चुके हो आप, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक, चलिए पहली यूनिट से है, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना एक कार्बनिक यौगिक है, और यहाँ पर इनका रेशो दे रखा है, कार्बन का परसेंट दे रखा है 38.71, हाइड्रोजन का दे रखा है 9.67%, और यौगिक का क्या पूछ रहा है आपसे, एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ रहा है, मूलानुपाती सूत्र पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको करने का तरीका क्या है, लेक्चर में आप सीखना चाहते हो तो सारी बातें डिटेल से बता रखी हैं, 4 यूनिट अपलोडेड हैं, अगर आप उनको देख लोगे फिजिकल की तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, और ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ डिटेल से। देखो बात करते हैं अपन इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन को एक छोटी सी क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। तो मैं साइड में देखो रेशो आपको दिख ही रहा है, मैं साइड में लिख लेता हूँ। चलो, तो 3 तत्व है मेरे पास, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। परसेंट लिखते हैं, कार्बन का परसेंट कितना है 38.71, हाइड्रोजन का कितना है 9.67। अब टोटल यौगिक तो 100% का होगा ना, 2 का परसेंट मेरे को दे रखा है, तीसरे का नहीं दे रखा, तो 2 को जोड़कर मैं 100 में से घटा दूं, तीसरे का परसेंट मिल जाएगा। भाई टोटल तो तीनों का 100 ही निकलेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। अब 2 का दे रखा है, तीसरे का नहीं दे रखा, तो दोनों को जोड़कर 100 में से घटा दो, तीसरे का मिल जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़कर 100 में से आप घटाओगे तो लगभग कितना आएगा ऑक्सीजन का परसेंट, 51.52%। अब परसेंट निकालने के बाद अपन को क्या निकालना होता है, मोल। और मोल निकालने के बाद अपन को क्या निकालना होगा, सरल अनुपात। क्या निकालना होगा अपन को, सरल अनुपात। तो देखो मोल का फॉर्मूला क्या है, आप सब जानते हो मोल का फॉर्मूला क्या है, भार बटा अणुभार। ठीक है, तो पहले वाले का निकालते हैं अपन, कार्बन का 38.71, भार तो हो गया। अब अणुभार कितना है, कार्बन का 12, तो इसके मोल आएंगे आपके 3.62।
सॉरी 62 नहीं 22, कितने आ जाएंगे 3.22। अब हाइड्रोजन का तो आप सभी को पता है, एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, एक का भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो भार बटा अणुभार, भार ये हो गया, भाग दे दो 16 का, और इसमें जब मैं 16 का भाग दूंगा तो यहाँ भी क्या आएगा 3.22। तो सरल अनुपात कैसे आएगा, 3.22 से सबको काट दूं मैं, 3.22 से काटूंगा तो ये कटेगा एक बार, ये कटेगा आपका 3 बार, और ये कटेगा एक बार। तो देखो कार्बन का नंबर कितना आया 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना आया 3, ऑक्सीजन का नंबर कितना आया 1। तो कार्बन आया 1, हाइड्रोजन आया 3 और ऑक्सीजन आया 1। क्या ये मिल रहा है आपको कहीं भी? बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में CH3O। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ये हो गया मूलानुपाती सूत्र। सुन लो, अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आए, करना क्या है, सबसे पहले परसेंट आपको दे रखा होगा, परसेंट से क्या निकाल लो, मोल, भार बटा अणुभार करके, फिर उनको आपस में काट दो, सरल अनुपात निकाल लो, जो सरल अनुपात आएगा वही आपका क्या होगा, मूलानुपाती सूत्र। ठीक, चलें आगे। चलिए, समझ में आ रहा है तो आप सारी बातों को नोट करते जाएंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे अगर कोई दिक्कत आपको है तो। कोशिश करूंगा मैं आगामी वीडियो में उस बात को भी आपको अच्छे से समझा पाऊँ। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विद्युत ऋणता का सही क्रम है। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणता बोलते हैं। ठीक है, अब बात करूं तो मैं विद्युत ऋणता, तो मैं 4-5 एलिमेंट लिख रहा हूं आपके लिए। ठीक है, सुनो, ये मैंने लिख रखे हैं 4 एलिमेंट, इन सबकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, इसके अलावा सबकी कम है। पहले नंबर पे फ्लोरीन है, दूसरे पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे क्लोरीन और चौथे पे नाइट्रोजन। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, और क्लोरीन की होती है आपकी 3.1, और नाइट्रोजन की होती है आपकी 3। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन की 3.1 और नाइट्रोजन की होती है 3। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन। ब्रोमीन की कम है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। सेकंड वाले में देखो ऑक्सीजन को लास्ट में पहुंचा रखा है, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट वाले में क्लोरीन की सबसे ज़्यादा बता रखी है, ये भी गलत हो गया। चौथे वाले में किसकी सबसे ज़्यादा बता रखी है, ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा बता रखी है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये 4 एलिमेंट याद रखोगे, इन चारों के अलावा जितने भी आएंगे उन सबकी इनसे विद्युत ऋणता कम होगी। और एक बात और मैं बता दूं, विद्युत ऋणता की कोई भी यूनिट नहीं होती, ये इकाई रहित है, यूनिट लेस है। ठीक है, ध्यान रखना, पूछ ले आपसे कि कौन सा गुणधर्म यूनिट लेस है, तो विद्युत ऋणता है। ये 13वां क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है ना, डिलीट हो गया था, क्योंकि ये मिसप्रिंट हो गया था क्वेश्चन, इस वजह से डिलीट कर दिया गया आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कल आपके क्वेश्चन देखा था आपने, एक संयुग्मी क्षार पूछा था, अब इस बार क्या पूछ लिया, संयुग्मी अम्ल पूछ लिया। करेक्ट तो देखो ये था, ये H3, दोबारा लिखता हूं मैं, H3PO3। ठीक है, अब इसमें H1 दे रखा है, तो अपन अभी H को 1 ले लेते हैं। ठीक है, और ऊपर क्या दे रखा है 2-। इसका क्या पूछ रहा है, संयुग्मी अम्ल। अब देखो एक बात मैं बता दूं, अम्ल किसको कहते हैं, जो H+ देता है। तो अम्ल तो H+ देता है, लेकिन संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेटेड एसिड, H+ लेता है। अब मेरे से संयुग्मी अम्ल पूछ रहा है, तो इसमें H+ जोड़ दूं, और जब इसमें H+ जोड़ दूंगा तो एक माइनस कट जाएगा, क्या आ जाएगा, H2PO3-। ये इसका संयुग्मी अम्ल होगा, जो ऑप्शन नंबर कौन सा होता, 3। लेकिन ये सवाल ही मिसप्रिंट कर दिया था, इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका डिलीट हो गया। लेकिन अगर 2024 में सुधार के दे दे आपको, तो ध्यान रखना। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अच्छे से याद रखना। तो संयुग्मी अम्ल H+ देता है, सॉरी, अम्ल H+ देता है, संयुग्मी अम्ल H+ लेता है। उल्टा कर दो, क्षार H+ लेता है, लेकिन संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेटेड बेस, H+ देता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया। चलते हैं अपन आगे, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से सिखा रखे हैं शर्मा प्रसाद शर्मा वाली ट्रिक से। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी। परमाणु क्रमांक 28 है, इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुने, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2। भाई ये आता है 28 पर कौन, निकिल। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में बच्चों को ऐसे बताता हूँ कि इसको तो S में भेज दो और इसको D में भेज दो। 3D एलिमेंट है, तो लास्ट में क्या आएगा, 4s2 आएगा और 3d8 आएगा, तो 4s2 3d8। ठीक है, यही सही है, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी सीख लेना, 2 एलिमेंट में बता देता हूँ, अक्सर इनको गलत कर देते हैं और बार बार ये पूछे जाते हैं। क्रोमियम और कॉपर, याद रहे, क्रोमियम का 24 है, कॉपर का 29 है। इसमें लास्ट में क्या आता है,
3d5 4s1, और जबकि इसमें लास्ट में क्या आता है 3d10 4s1। ठीक है, ये स्थायी अर्धपूरित विन्यास है और ये स्थायी पूर्ण पूरित विन्यास है। इनके आगे कौन सी अक्रिय गैस आ जाएगी, आर्गन आर्गन। ये दोनों भी याद रखना, अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें अर्धपूरित विन्यास और इसमें पूर्ण पूरित विन्यास की वजह से ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्लोरीन में +5 ऑक्सीकरण अवस्था, क्या पूछ रहा है भाई, +5 ऑक्सीकरण अवस्था। तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है वो अपन को कंपाउंड बताना है। अकेला होता है तो उसमें तो क्या होता है 0। एक ऑक्सीजन का मैं आपको बता दूं कितना होता है -2, तो 2 ऑक्सीजन का कितना होगा -4, और इधर क्लोरीन पर क्या आएगा +4, ये भी कट गया। इसको देखो, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 का कितना होगा -6, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1। तो क्लोरीन पर न्यूट्रल करने के लिए अब मेरे को कितना रखना पड़ेगा, क्लोरीन पर +5 रखना पड़ेगा ना। अरे भाई तभी तो न्यूट्रल होगा, ये +6 होगा और इधर क्या होगा -6, ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ क्लोरीन पर +5 रखना पड़ेगा, और यही मेरे से पूछ रहा है कि क्लोरीन में +5 किस पर है भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 पर है। इसमें देख लो, इसमें तो +7 है। देखो एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना हो जाएगा, 2 चौक 8। न्यूट्रल करने के लिए यहाँ क्लोरीन पर कितना रखना पड़ेगा +7। तो अगर मेरे से +7 पूछता तो ऑप्शन 4 हो जाता, +5 पूछा है इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। आगे बात समझ में। तो देखो कुछ टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक हो गया आपका मोल कॉन्सेप्ट, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और मैं दूसरा बता दूं आपका, तो क्वांटम नंबर्स, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पॉलीमर से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से। ठीक है, और आपके डी ब्लॉक से अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं। तो आप अगर ऑर्गेनिक वगैरह आपकी थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन में बता देता हूँ तीसरा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, सॉरी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से, कौन सा एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट इसका आंसर है 17वें का 3। ठीक, आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें क्वेश्चन में फाइनल आंसर की मैं दोनों ही दे रखे थे, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं। HCF4 संकरण, ये भी ऐसा टॉपिक है 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण की मैंने कल की वीडियो में ट्रिक भी बताई थी आपको। आप मैं चलो आपको एक वीडियो सजेस्ट कर दूंगा, 2 से 3 मिनट का है, आप उसको देख लेना, संकरण निकालना सीख जाओगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर दिलाएगा भैया आपको। देखो संकरण में क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल एटम देखो, कौन है सेंट्रल एटम, जीनोन। जीनोन कौन से वर्ग का है, वर्ग संख्या 18 का। तो कितने इलेक्ट्रॉन रख दो भाई, सीधे सीधे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने फ्लोरीन है, 6, और फ्लोरीन कितने बॉन्ड बनाता है भाई, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा के 6 फ्लोरीन रख दो। एक क्या बच गया, लोन पेयर। अब टोटल गिन लो, लोन पेयर गया S में, ठीक, और ये 3 एटम किस में जाएंगे, P में। ठीक है, और ये बचे 3 एटम किस में जाएंगे, D में, क्योंकि P में 3 ही कक्षक होते हैं। तो टोटल संकरण क्या हुआ, sp3d3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलते हैं आगे। अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं, कल की क्लास में भी क्वांटम संख्या से रिलेटेड बातें करवाई। अंतिम इलेक्ट्रॉन की 4 क्वांटम संख्याएं पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि इस तत्व का संबंध किससे है। तो मेरे को ब्लॉक ढूंढना है, तो ना तो मेरे को N देखना, ना M देखना, ना S देखना, मैं सीधा नज़र मारूंगा L पर। और L का मान कितना दे रखा है, 0। और कल ही बताया था भाई तुमको, SPDF के लिए L का मान कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 1 2 3, और L बराबर 0 दे रखा है। L बराबर 0 किसके लिए होता है, S कक्षक के लिए होता है। तो ये तो कौन से संबंधित होगा भाई, अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है तो ये तो S ब्लॉक से संबंधित होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई। अगर ये L का मान 1 दे देता तो मैं P ब्लॉक कर देता, L का मान मेरे को 2 दे देता मैं D ब्लॉक कर देता, L का मान अपन को 3 दे देता अपन F ब्लॉक कर देते। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीथेन, ईथेन और इथाइन में कार्बन परमाणु के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का प्रतिशत S कैरेक्टर यानी %S लक्षण ये आपसे पूछ रहा है। और %S लक्षण निकालने के लिए आपको मैंने अच्छे से बातें समझा रखी हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना पड़ेगा। देखो फिर से संकरण का क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आ गए संकरण के, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ। देखो %S कैरेक्टर निकालने के लिए
आप देखो ट्रिक कौन सी है। कार्बन के 3 संकरण होते हैं, sp3, sp2 और sp। sp3 तब होता है जब सारे बॉन्ड सिंगल हों, sp2 तब होता है जब एक डबल बॉन्ड हो, sp जब होता है जब एक ट्रिपल बॉन्ड हो या एक कार्बन के पास इस तरीके से 2 डबल बॉन्ड हो। तो आप मुझे बताओ, टोटल मान लो 100। अभी कितने ऑर्बिटल हैं? 4। एक तो s हो गया और 3 p हो गए, तो 100 में लगा दो 4 का भाग। कितने आए भाई? एक के हिस्से में 25% आए कि नहीं आए? तो इसमें परसेंट एस लक्षण कितने हो गए? 25%। इसमें 3 है तो 100/3 करो, तो एक के हिस्से में कितना आ जाएगा? 33.33। ठीक है। और एस पी ये तो 50-50 कर दो, 50 एस को मिल गया, 50 पी को मिल गया, तो इसमें प्रतिशत एस लक्षण कितने होंगे? 50%। तो देखो मीथेन पूछा है, यानी का सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तभी तो एन लगता है, जब डबल बॉन्ड होता है तब क्या लगता है? इन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है? आइन। सबको पता है ये तो आपको। तो सिंगल बॉन्ड यानी sp3 में कितने होंगे? 25%। फिर डबल बॉन्ड यानी sp2 में कितने होंगे भाई? 33.33। फिर ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp में कितने होंगे? 50%। यानी करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला। ठीक है, sp2 sp3, तो 25% हो जाएगा आपका sp3 में यानी एल्केन में, 33.33 हो जाएगा आपका एल्कीन में यानी sp2 में, और ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन में कितना हो जाएगा आपका? 50-50। ठीक। अब मान लो आपसे एस कैरेक्टर ना पूछ के ये पी कैरेक्टर पूछ लेता, एस कैरेक्टर ना पूछ के ये पी पूछ लेता, तो पी 3 है तो इसमें हो जाता 75, इसमें पी कैरेक्टर कितने हो जाते? 66.66, और इसमें पी कैरेक्टर कितने हो जाते? वही 50। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चलिए आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट फिर से न्यूमेरिकल की बौछार 2022 वाले पेपर में क्या दे रखा है? 5.6 लीटर गैस एनटीपी पर वजन कितना है इसका? 8 ग्राम के बराबर है। और गैस का क्या पूछ रहा है? वाष्प घनत्व, वेपर डेंसिटी पूछ रहा है। तो वेपर डेंसिटी कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ से इसको भी डिलीट करते हैं। तो वेपर डेंसिटी अपन को निकालनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एचटीपी पर अपन को फॉर्मूला याद होना चाहिए। एचटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको एक बता रखा था, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है, देखो मोल बराबर होगा आयतन बटा मोलर आयतन, आयतन बटा मोलर आयतन। और मोलर आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। किस पर? एचटीपी एनटीपी पर। और मोल का एक और फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या? भार बटा अणुभार। अरे पता है कि नहीं? तो भार बटा अणुभार किसके बराबर होगा? आयतन बटा 22.4 लीटर के बराबर। अब देखो भार तो मेरे को दे रखा है कितना? 8 ग्राम। अणुभार मेरे को दे नहीं रखा, और मेरे को पूछ क्या रहा है? वेपर डेंसिटी। तो मैं ये अणुभार निकाल क्यों रहा हूँ? क्योंकि देखो फॉर्मूला होता है एक, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, 2 गुणा वेपर डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। अब मेरे को वाष्प घनत्व निकालना है यानी वेपर डेंसिटी निकालनी है, तो मैं अणुभार में किसका भाग लगा दूंगा? 2 का। अणुभार में 2 का भाग लगा दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई? वेपर डेंसिटी यानी वाष्प घनत्व मेरे को मिल जाएगा। तो कुल मिला के मेरे को अणुभार चाहिए। अगर अणुभार मिल गया तो मेरा काम आसान हो जाएगा, और अणुभार मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। भार कितना दे रखा है? 8। नीचे अणुभार अपन को पता नहीं है, बराबर आयतन कितना दे रखा है बताओ? 5.6 लीटर। नीचे मोलर आयतन कितना है? 22.4। क्या कर दूं भाई? कर्ण गुणा कर दूं? तो चलो कर्ण गुणा कर दो। अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार इधर भेजा, बाकी सारी चीज़ें इधर, तो 8 गुणा 22.4 बटा क्या आ जाएगा? 5.6। तो ये पॉइंट से पॉइंट काट दो, 8 7 56, 7 से ये 224 कट जाएगा, कितनी बार? 32 बार। तो मोलर मास यानी अणुभार कितना आया? 32। तो मुझे बताओ यहाँ रख दूँ 32/2, तो वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 16। वाष्प घनत्व कितना आ जाएगा? 16। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड। ठीक, पूरा न्यूमेरिकल आपको मैंने बता दिया। आगे चलते हैं। चलिए कुछ कठिन नहीं है भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। सारा खेल मेहनत का है, बिना मेहनत के कहीं कुछ नहीं मिलता। अगर आपको सेलेक्ट होना है देन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपनी मेहनत बराबर करो, आप अपना 100% दो, फिर रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है,
हमको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई हमने मेहनत नहीं की, हम थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये रिग्रेट हमको नहीं होना चाहिए, बस इसके लिए अपन को मेहनत करनी है। आगे चलते हैं अपन। क्षारीय मृदा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, यानी क्षारीय मिट्टी को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किसका संशोधन करके? भाई जिप्सम वगैरह डालते हैं इसमें, तो करेक्ट ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल, अम्ल किसको कहते हैं? जो H+ आयन देता है। जो जितनी आसानी से H+ आयन दे दे वो उतना ही अम्लीय होगा। ठीक है, तो ये चौथा वाला ऑप्शन देखो, CH3OH। ठीक है, और इस कार्बन पर कितने फ्लोरीन लगा रखे हैं मैंने? 2। हम सबको पता है फ्लोरीन की विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो भाई इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ऑक्सीजन भी द्वितीय सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता रखता है, सेकंड नंबर पे। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन की कमी को बर्दाश्त करता नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और सबसे आसानी से किसको निकाल देगा? H+ को। तो ये सबसे आसानी से H+ को निकालेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा अम्लीय ये है। यहाँ भी फ्लोरीन लग रहा है, लेकिन यहाँ एक ही लग रहा है, जबकि यहाँ कितने लग रहे हैं? 2 लग रहे हैं। भाई ये तो सबसे पहले कट गए, क्योंकि यहाँ तो क्लोरीन लगा रखा है, और मेरे को पता है क्लोरीन से विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। यहाँ 2 लगा रखे हैं, ज़्यादा खींचेंगे, सबसे आसानी से H+ निकलेगा। करेक्ट ऑप्शन 4। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, सबसे ज़्यादा मिट्टी में किसका बायोमास ज़्यादा होता है? भाई कवक का होता है ना, फंजाई का होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं एक और बात, जब पहली पहली बरसात होती है ना, तो मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू आती है ना, वो किसकी वजह से आती है? एक्टिनोमाइसिटीज़। अगर आपसे ऐसे पूछे कि पहली बरसात में मिट्टी की सुगंध किस वजह से आती है, तो एक्टिनोमाइसिटीज़। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछे तो मैं बोल दूँ सबसे ज़्यादा जो मास है वो किसका होता है? फंजाई का, कवक का। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, IUPAC नाम देखो, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप दे रखा है? एनहाइड्राइड दे रखा है। तो एनहाइड्राइड दे रखा है तो अम्ल वाले तो ये दोनों ऑप्शन में काट दूं, क्योंकि इनमें लास्ट में क्या दे रखा है? अम्ल अम्ल। अब ये काट दो सबसे पहले तो। अब देखो एक बात मैं आपको बता दूं, बिस का मतलब भी क्या होता है? 2 से रिलेटेड, और डाई का मतलब भी किससे रिलेटेड होता है? 2 से। तो हमको एक ही चीज़ लगानी है, या तो बिस लगाओ या डाई लगाओ। दोनों लग रहे हैं तो काम खराब है। लास्ट वाले ऑप्शन में देख लो, बिस भी लगा रखा है, डाई भी लगा रखा है। अरे भाई जब काम बिस से हो जाए तो डाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, या तो डाई लगा लो या बिस लगा लो, दोनों लगाना सही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। करेक्ट ऑप्शन होगा पहला, बिस क्लोरो एथेनोइक अम्ल, क्योंकि 2 कार्बन है, 1 और 2 हैं तो भाई एथेन आएगा, और ओइक एनाइट्राइड इसका अनुलग्न है, हम सभी जानते हैं। तो बिस क्लोरो एथेनोइक एनाइट्राइड ये इसका सही नाम है। ठीक है, किसकी आकृति पिरामिड नुमा है? पिरामिड आकृति होती है अमोनिया की। पिरामिड आकृति पहले मैं समझा दूं आपको, एक तो लोन पेयर हो और नीचे ऐसे 3 एटम हो, इसको पिरामिड आकृति बोलते हैं। और नाइट्रोजनी फैमिली का अगला सदस्य है आपका फॉस्फोरस, है ना। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी पढ़ रखा है आपने, ग्रुप नंबर 15 है। तो वही सेम टू सेम स्ट्रक्चर किसकी है? PCl3 की। फॉस्फोरस पे 1 क्या है? लोन पेयर, और 3 क्या है? क्लोरीन। तो यही है आपका पिरामिड नुमा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से वह यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है। अब देखो डाइपोल मूवमेंट पूछा है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है ये किससे रिलेटेड है भाई? एरोमेटिसिटी से रिलेटेड है, एरोमेटिक कंपाउंड से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब कितने ध्रुव होने चाहिए? 2। एक तो पॉजिटिव ध्रुव और एक नेगेटिव ध्रुव, यानी जो प्लस माइनस में आसानी से टूट जाएं। प्लस माइनस में जो आसानी से टूट जाएगा, मैं कहूँगा कि उसका डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि भाई कौन एरोमेटिक है इनमें से और कौन एरोमेटिक नहीं है। प्लस माइनस बनने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट को, ये बॉन्ड आपको तोड़ना है। जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक जगह माइनस आएगा और एक जगह क्या आएगा? आपका प्लस आएगा, सीधी बात है। अब यहाँ आपको याद हो, एरोमेटिक कंपाउंड हम उनको कहते हैं जो हकल नियम की पालना करते हैं। हकल नियम क्या होता है? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
यानी जिनके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन हो रहा हो, कोई sp3 कार्बन ना हो, वो सारे एरोमेटिक होते हैं। ये बात हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो माइनस आने का मतलब इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 और 2 केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा, यानी ये आसानी से प्लस माइनस बनाएगा नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड देखो, ध्यान से देखना ऑप्शन नंबर सेकंड को। चलो बॉन्ड को घुमाते हैं। सपोज मैं बॉन्ड को यहाँ घुमा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ घुमा दूंगा तो आप सबको पता है कि इस पर तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ माइनस, और इधर क्या आ जाएगा आपका प्लस। ठीक है, ये ज़्यादा ही बड़ा हो गया क्या, इसको थोड़ा छोटा करते हैं अपन। ठीक, देखो अब यहाँ पर तो अपन ने बॉन्ड को घुमाया, तो इस जगह तो क्या आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा आपका माइनस और इस जगह आ जाएगा आपका प्लस। ठीक, तो देखो माइनस आ जाने का मतलब 2 2 और 2, यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। यहाँ देखें तो देखो ये भी 2 2 और 2, ये भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये भी कैसा हो गया, एरोमेटिक। तो ये आसानी से प्लस माइनस में टूट जाएगा, और जो आसानी से प्लस माइनस में टूट जाएगा मैं कहूँगा कि भाई वो ही कैसा है, मैक्सिमम डाइपोल मूवमेंट रखेगा, उसी के द्विध्रुव आघूर्ण के मान सबसे ज़्यादा होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। आगे चलते हैं, करेक्ट ऑप्शन सेकंड। पोटेशियम के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। अब इनको इतनी सी नॉलेज नहीं है कि भाई सॉलिड स्टेट सिलेबस में नहीं है, आप क्यों प्रश्न को देते हो, ये डिलीट होना चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था। सॉलिड स्टेट आपके सिलेबस में ही नहीं है, और सॉलिड स्टेट का इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है। वैसे इसका आंसर होता है BCC, बॉडी सेंटर्ड में, लेकिन भाई जो सिलेबस में नहीं है तो फिर या तो आप सिलेबस में मेंशन करो उस टॉपिक को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पेपर बनाने वाले की गलती है। वैसे 29 का आंसर है सेकंड। आगे चलते हैं, देखो फिर से ऑक्सीकरण का आ गया। अब भी जस्ट एक सॉल्व किया है और ऑक्सीकरण का दूसरा प्रश्न आ गया, इसकी भी वीडियो अपलोडेड है। ठीक है, लेकिन ढूंढ कर पढ़ने की मेहनत तो हमको करनी पड़ेगी। आज के टाइम में कोई ये नहीं कह सकता कि साहब मेरे को अच्छी कोचिंग नहीं मिली, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला, इसलिए मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। इतना दुनिया भर का नॉलेज फ्री में पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, इतने अच्छे अच्छे टीचर पढ़ा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। कोई बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सकता है, बस आपको छांटना आना चाहिए कि किस कंटेंट को पढ़ना है और किस कंटेंट को नहीं पढ़ना। आगे चलते हैं, तो Cl2O7 में बताओ तुम मुझे, मैंने क्या बताया, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो 7 का कितना हो जाएगा, -14, तो बगल वाले पर कितना आएगा, +14। लेकिन मैंने आपको बताया है ऑक्सीकरण अंक सदैव एक एलिमेंट का एक एलिमेंट का देखते हैं। 14 कितने पर है भाई, 2 एलिमेंट पर है, तो एक एलिमेंट पर कितना हो जाएगा, 14 का आधा कर दो, एक पर कितना हो जाएगा, 7। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देख लो ये वापस से भाई ऑक्सीकरण वाले से रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो 3 क्वेश्चन मिल गए 22 में, 3 क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर। रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, 2 रिएक्टेंट होंगे, जिसमें से एक रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो दूसरे रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन। अगर एक का ऑक्सीकरण हो रहा हो, दूसरे का अपचयन हो रहा हो, तो ऐसी अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया अपन कहते हैं। तो अब मुझे देखना है कि अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों चीज़ें हो रही हैं या नहीं। अगर दोनों चीज़ें हो रही होंगी तो वो अपना सही होगा, दोनों चीज़ें नहीं हो रही होंगी तो वो ऑप्शन अपना गलत होगा। चलिए तो पहले को देखते हैं। अब ये भी मैं बता दूं, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीडेशन अंक बढ़ता है, और अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक घटता है। देखो पहला वाला देखो, एक कैल्शियम का कितना होता है, +2, एक कार्बन का कितना होता है, +4, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। ठीक है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, एक कैल्शियम का कितना होता है, +2, एक कार्बन का कितना है, +4, बगल में क्या आएगा, दोनों पर क्या आ जाएगा, -4, और देखो 2 पर -4 आएगा,
एक ऑक्सीजन पर कितना आएगा -2। और मैंने आपको हमेशा बताया कि ऑक्सीकरण अंक हमेशा कितने तत्व का देखते हैं, एक का। 2 पर तो -4 होगा, बात मानी मैंने आपकी, लेकिन एक तत्व पर कितना होगा, तो एक तत्व पर कितना होगा भाई, -2 होगा। अब आप मुझे बताओ किसी के भी ऑक्सीकरण अंक में कोई परिवर्तन आ रहा है क्या? आप कहोगे नहीं सर, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, तो देख लो सर यहाँ भी कैल्शियम पर +2 है, यहाँ कार्बन पर +4 है, तो यहाँ भी कार्बन पर +4 है, यहाँ ऑक्सीजन पर -2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन पर क्या है, -2 है। यानी किसी का ना तो ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है और ना किसी का ऑक्सीकरण अंक घट रहा है। तो यहाँ तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि यही रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं दिखा रहा है। बाकी 4 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कम समय में अगर हमको ऑप्शन मिल गया तो टिक करके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? चलिए पानी पी लेते हैं, उसके बाद वापस कंटिन्यू करते हैं। चलें आगे भाई, वापस से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में इसमें आपके शायद यूनिट नंबर 6 है, उसमें पूरी टेबल बना रखी है, उसको एक बार आप देख लेना कि भाई किसमें लवणीय मृदा है, क्षारीय मृदा, लवणीय क्षारीय सब है। 3 चीज़ें हैं वैसे, एक विद्युत चालकता है और एक विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता है, ESP है, और एक pH मान है। पहला कौन सा मृदा है आपकी, लवणीय मृदा है। लवणीय में विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज़्यादा होती है, ESP कितना होता है, 15 से कम होता है, pH 8.5 से कम होती है, और यही डेटा दे रखा है, pH 8.5 से कम है, ESP 15 से कम है, और EC 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से ज़्यादा है। तो ये कौन सी मृदा है, लवणीय। चलो इनको भी मैं बता देता हूँ। क्षारीय के लिए सुन लो, क्षारीय के लिए 4 डेसीसाइमन मीटर इनवर्स से कम होगा, ESP 15 से ज़्यादा होगा, और pH 8.5 से ज़्यादा होगा। वैसे 8.5 से 10 तक होता है इसमें, है ना। और लवणीय क्षारीय के लिए भी बता देता हूँ, ये 4 से ज़्यादा होगा विद्युत चालकता, ESP 15 से ज़्यादा होगी, और ये जो pH है वो 8.5 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ध्यान रखना, तीनों को मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट देखो। कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता पैदा करता है? अम्लता कौन पैदा करेगा, अमोनियम सल्फेट। यूरिया भी मिट्टी को अम्लीय बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 मिली के 0.2 m H2SO4 को 100 मिली के 0.2 m NaOH में मिलाया गया है, तो परिणाम स्वरूप घोल होगा। यानी एक तो अम्लीय सॉल्यूशन है, और NaOH का मतलब एक क्षारीय है। मतलब एक बीकर में तो मैंने अम्ल भर रखा है, ये H2SO4 जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है, और एक डब्बे में मैंने क्या भर रखा है, क्षार भर रखा है NaOH। अब इन दोनों को किसी तीसरे डब्बे में मिलाना है, इसको भी मिलाना है और इसको भी मिलाना है, और बताना है आपको कि ये जो दोनों को हम मिला देंगे तो ये जो मिक्सचर है ये कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा, क्षारीय बनेगा, उदासीन बनेगा, कैसा होगा। ठीक है, तो भाई कैसा बनेगा, जो चीज़ ज़्यादा होगी ये विलयन वैसा ही होगा। अगर अम्ल ज़्यादा होगा तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, क्षार ज़्यादा होगा तो विलयन क्षारीय हो जाएगा। मान लो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो फिर विलयन कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अब मेरे को ये पता लगाना है कि कौन सा घटक ज़्यादा है और कौन सा घटक कम। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या होता है फॉर्मूला, N1V1 बराबर N2V2। तो पहले तो हम N1V1 निकाल लेते हैं, फिर हम N2V2 निकाल लेंगे, फिर आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए H2SO4 को मैं मान लेता हूँ, इसके लिए मैं मान लेता हूँ N1V1। ठीक है, तो N अब कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, आप सबको पता होगा, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर से नॉर्मलता निकालते हैं। और H2SO4 कितने H+ आयन देगा भाई, 2 H+ आयन देगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, दिए गए H+ आयनों की संख्या, दिए गए OH- आयनों की संख्या, ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन, ये सब कुछ होता है वैलेंसी फैक्टर। कितनी मोलरिटी दे रखी है, 0.2, तो बताओ नॉर्मलिटी कितनी निकल के आएगी, N1 कितना निकल के आएगा, 0.4। तो देखो मैंने रख दिया यहाँ 0.4। V1 वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100 ml, लीटर में चाहिए तो 1000 का भाग लगा दूंगा। 1000 का भाग का मतलब कितना आ जाएगा, 0. चलो 1000 का भाग ही लगा देते हैं नीचे, तो ये लगभग आ जाएगा 0.04। ठीक है, ये आपकी नॉर्मलिटी निकली किसकी, H2SO4 की। अब NaOH की निकाल लेते हैं। NaOH को मैं बोल देता हूँ N2V2। अब इसमें कितने OH- आयन हैं, एक ही है, तो एक का गुणा करूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अरे भाई इसमें भी नॉर्मेलिटी इंटू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर निकालूंगा। वैलेंसी फैक्टर कितना है, एक ही है, तो जो मोलरिटी होगी वही क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो 0.2 ही रहेगी इसकी, तो 0.2 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई, इसका भी वॉल्यूम कितना दे रखा है 100। 1000 का क्या लगा दूंगा इधर, इसको 1000 का क्या लगा दूंगा भाई, लीटर में बदलने के लिए भाग लगा दूंगा। ठीक है, 1000 का भाग लगा दिया, तो यहाँ से कितना निकलेगा मुझे बताओ, NaOH की नॉर्मेलिटी कितनी निकलेगी, इसकी निकलेगी 0.02। तो अब मुझे बताओ आप कि ये जो आपका H2SO4 है इसके लिए तो कितनी निकली 0.4, NaOH के लिए कितनी निकली 0.02। किसका ग्राम तुल्यांक ज़्यादा है, किसकी वो नॉर्मेलिटी ज़्यादा है, तो मुझे पता चल रहा है भाई H2SO4 यहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में, इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, NaOH की कंसंट्रेशन कम है, तो जो ज़्यादा है विलयन उसी पर डिपेंड करेगा, तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। बात खत्म, चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखो, भूपर्पटी में सर्वाधिक यानी अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो मैं आपको बता दूं अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, खनिजों में सारे हमको ऑक्साइड के रूप में ही मिलते हैं, तो पृथ्वी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, भूपर्पटी में ऑक्सीजन। अगर तत्व पूछ लेना कि पृथ्वी पर भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो भी ऑक्सीजन है। पूछ ले कि सबसे ज़्यादा कौन सी अधातु पाई जाती है, तो ऑक्सीजन एक अधातु ही है, आंसर कौन सा होगा, ऑक्सीजन ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो याद रहे धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। ठीक है, और वैसे तत्व में स्थान इसका तीसरा होता है। सबसे ज़्यादा धातु कौन सी मिलती है, एल्यूमिनियम। अधातु पूछे ऑक्सीजन, तत्व पूछे ऑक्सीजन। ठीक, चलते हैं आगे। 6 ग्राम ऑक्सीजन में मोल, अब देखो मोल कितनी बार आ गया, कितनी बार पढ़ लिया भाई हमने। मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। कितना भार दे रखा है 6, अणुभार कितना होता है कार्बन का 12, 6/12, 1 कितना आ जाएगा 2, 1/2 का मतलब आधा, आधा का मतलब 0.5। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2। ठीक है, आई बात समझ में। ये लो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, अगला वाला देख तो लो भाई, कल ही बताया है, बुझा हुआ चूना, बुझा का मतलब पानी डाल दिया, और पानी डालेंगे तो कहीं ना कहीं H2O वगैरह आएगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगर बोलता बिना बुझा चूना तो ये CaO हो गया, बिना बुझा चूना, और बुझा हुआ चूना बोला है तो बुझने का मतलब पानी वगैरह आएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएंगे, तो करेक्ट ऑप्शन तीसरा। AlCl3 की उपस्थिति में मिथाइल क्लोराइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन, निर्जल AlCl3, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। कौन सी अभिक्रिया है, तो मैं आपको बता दूं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। मैं आपको लिख भी देता हूं इस अभिक्रिया को। देखो ये ले लिया हमने बेंजीन, ठीक है, किसकी अभिक्रिया करवा दी, मैथिल क्लोराइड की, किसकी उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में। इधर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बनेगा यहाँ पर CH3+। ठीक है, ये जाके अटैक कर देगा इसके ऊपर, यहाँ से निकलेगा एक हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन Cl को पकड़ के क्या बाहर निकाल देगा, HCl, और ये जाके जुड़ जाएगा बेंजीन के ऊपर। और जब बेंजीन के ऊपर जाके जुड़ेगा तो इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इसको अपन बोलते हैं टोलुइन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला, फेरिक क्लोराइड जोड़ने पर ताजा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड का कॉलॉइड अवस्था में रूपांतरण किसका उदाहरण है, तो ये तो भाई पेप्टीकरण का उदाहरण है। सरफेस केमिस्ट्री से ये आपका प्रश्न है। ये लो फिर से क्वांटम नंबर से प्रश्न, n बराबर 2 और l बराबर 1 के सभी ऑर्बिटल्स में फिट होने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो देखो n बराबर 2 है, तो मैंने आपको बताया n तो सीधा सीधा लिख लो, l बराबर 1 बता दो, अब तो अभी अभी बताया है, SPDF, l का मान 0 1 2 3, l का मान 1 दे रखा है, तो 1 तो किसके लिए होता है, p के लिए, यानी कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहा है, 2p की। और p में कितने कक्षक होते हैं, तुम सबको पता है p में कितने कक्षक होते हैं, 3, और एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, 2, तो 3 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई, s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, कक्षक कितना होता है, 1। p में कितने कक्षक होते हैं, 3। d में कितने होते हैं, d में होते हैं 5, और f में कितने होते हैं, 7। सारे विषम संख्या में 1 3 5 7, और जितने कक्षक हैं उसके दुगने इलेक्ट्रॉन कर दो, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
बोलो, क्वेश्चन समझ में आए? एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया? आई होप आप सबको थोड़ी बहुत बातें क्लियर हुई होंगी, कई सारी नई बातें आपको सीखने को समझने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लिखना ना भूलें, वीडियो का रिस्पॉन्स आप जरूर लिखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं जल्दी जेट 2021 का सॉल्यूशन। तो फटाफट अपनी तैयारी को मजबूत करें, पढ़ते रहें इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।